दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। जहां पर आज हम विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम था चार्ल्स डिकेंस, उनकी हम बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी को ईयर वाइज देखने वाले हैं और उनके जितने भी प्लेज रहे हैं या फिर उनके जितने भी नॉवेल्स रही हैं उन सभी को हम एक एक करके जानेंगे कि कौन सी नॉवेल पहले कौन सी आई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस वॉज बॉर्न ऑन 7 फरवरी 1812 इन पोर्टसी आइलैंड, पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 7 फरवरी 1812 को पोर्टसी आइलैंड, पोर्ट्समाउथ में हैम्पशायर में हुआ था। इनके माता के यानी कि इनके पेरेंट्स के कुल 8 बच्चे थे, जिसमें से ये सेकंड थे। जॉन डिकेंस जो थे वो इनके फादर थे। जॉन डिकेंस इनके फादर का नाम था, जो कि नेवी पे ऑफिस में एक क्लर्क थे। और इनकी माता जी का नाम एलिजाबेथ डिकेंस था। दोस्तों, जो इनकी एक नावल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस की एक नावल है, उसमें जो मिस्टर मिकाउबर का कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है इनके फादर से। और जो मिसेस मिकाउबर है डेविड कॉपरफील्ड में, और निकोलस निकलबी में मिसेस निकलबी का जो कैरेक्टर है वो इनकी माता ही से इंस्पायर है। ऐसे क्वेश्चंस जो वन लाइनर है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। His father was imprisoned for some time because he was not able to pay his debts, and because of that, Charles Dickens had to work in a blacking company where he polished the shoes in at 1824. But very soon, his father managed his release and ended his son's employment and admitted him in Wellington House Academy. दोस्तों, कुछ 1824 में 1824 में इनके जो फादर थे जिनका नाम था जॉन डिकेंस, उनको कैद कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो कुछ लोगों से पैसे उधार लेते हैं और उनको चुका नहीं पाते हैं। तो उस समय के लिए इनके घर में कोई भी खर्चा उठाने वाला नहीं था। तो ये क्या करते हैं, एक शू पॉलिश कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर ये शूज़ को पॉलिश करने का काम करते हैं। लेकिन जल्द ही इनके फादर अपने आप को रिलीज करने को मैनेज कर लेते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो अपने बेटे का जो वहाँ पर शू पॉलिश करने वाली जॉब होती है उसको छुड़वा करके अपने बेटे को वेलिंगटन हाउस एकेडमी में एंटर कर देते हैं, एडमिट करा देते हैं, जिससे वो वहाँ पर पढ़ सकें आगे। आफ्टर बीइंग एडमिटेड इन वेलिंगटन हाउस एकेडमी, he spent 3 years there and won Latin prize in 1827 when he was 15. जब ये 15 साल के थे 1827 में, तो वेलिंगटन हाउस एकेडमी में लैटिन लैंग्वेज के लिए इनको लैटिन प्राइज़ दिया गया था। और 1827 के मई में ही क्या हुआ था, फ्रॉम मई टू नवंबर 1828, ठीक है, फ्रॉम मई 27 टू नवंबर 28, डिकेंस वर्क एट अ लॉ ऑफिस ऑफ एलिस एंड ब्लैकमोर एज अ जूनियर क्लर्क। यानी कि एलिस एंड ब्लैकमोर इनके लॉ ऑफिस में एक जूनियर क्लर्क की तरह इन्होंने काम किया, लगभग मई 1827 से नवंबर 1828 तक। और फिर 1830 में ही मेट हिज फर्स्ट लव मैरिया बिडनल। दोस्तों, मैरिया बिडनल है, जो डेविड कॉपरफील्ड इनका नॉवेल है, उसमें मैरिया बिडनल से जो इंस्पायर कैरेक्टर है उसका नाम है डोरा, ठीक है। तो जो इनकी पहली लव थी मैरिया बिडनर, उनसे मिलते हैं। लेकिन जो मैरिया के पेरेंट्स होते हैं वो इनकी कोर्टशिप को मंजूरी नहीं देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करें, क्योंकि ये बहुत ही गरीब होते हैं। जो आपके चार्ल्स डिकेंस हैं वो बहुत गरीब होते हैं, और जो इनकी गर्लफ्रेंड थी मैरिया वो बहुत अमीर होती हैं। तो मारिया के पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको एक स्कूल भेज देते हैं पेरिस में, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, जिससे कि ये लोग दूर रह सकें, एक दूसरे से मिल ना सकें। आफ्टर दैट, चार्ल्स डिकेंस turned his interest at कैथरीन होगार्थ, डॉटर ऑफ जर्नलिस्ट जॉर्ज होगार्थ। उसके बाद क्या होता है, जब मारिया चली जाती हैं तो ये क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट उससे हटा करके कैथरीन होगार्थ की तरफ कर लेते हैं, जो कि डॉटर होती है एक जर्नलिस्ट जॉर्ज होगार्थ की। और फिर उसके बाद वो मॉर्निंग क्रॉनिकल नाम का एक जर्नल होता है जिसके ये रिपोर्टर बन जाते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स को कवर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब इनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ आता है 1836 में। इन द फॉर्म ऑफ स्केचेस इन periodicals, formed his first collection of piece
published in 1836 Sketches by Bose. And also in February 1836, Dickens got a contract to write his first novel, a series of 20 monthly installment called Pickwick Papers. तो इनका जो पहला पीरियोडिकल्स यानी कि जो पीरियोडिकल्स थे जिसमें यह जर्नलिस्ट थे जिस कंपनी में, उसी में जो पीरियोडिकल्स पब्लिश होते थे उसमें ये स्केचेस लिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश कराया था 1836 में, जिसका नाम था स्केचेस बाय बोस। और उसी समय फरवरी में 1836 में ही इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इनके पहले नॉवेल के लिए, जो कि 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होगी। 20 मंथली इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है, जो उनके पीरियोडिकल्स पब्लिश होते हैं उसी तरह से हर महीने में एक एक पार्ट कर करके पब्लिश होंगे इनकी नॉवेल, उसकी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और उस नॉवेल का नाम था पिकविक पेपर्स। तो इनका पहला नॉवेल था पिकविक पेपर्स। ठीक है, ऑन 2 अप्रैल 1836 ही मैरिड हिज बिलव्ड कैथरीन होगार्थ। तो कैथरीन होगार्थ जो इनकी बिलवेड थी इन्होंने उनसे शादी कर लिया। उसके बाद क्या होता है, पॉपुलैरिटी ऑफ हिज स्टोरी ऑफ सैमुअल पिकविक एंड हिज पिकविक क्लब इंक्रीज्ड विथ ईच इंस्टॉलमेंट्स। By the last chapter, the number of copies being sold had grown from 1,000 to 40,000, exceptional number of that time। यानी कि जो इनके पिकविक पेपर्स नाम का नॉवल था वो जब पब्लिश होना शुरू हुआ तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि इनका जब लास्ट पार्ट उसका पब्लिश हुआ नेक्स्ट ईयर, तब तक क्या हो चुका था, ये स्टार्टिंग में इनका 1,000 कॉपी बिकता था, लेकिन उस टाइम तक पहुँचते पहुँचते 40,000 कॉपियाँ बिक जाती थी, यानी 40 टाइम्स इनका बढ़ गया था रेट कॉपीज़ इनकी बेचने की। फिर क्या होता है दोस्तों, फ्रॉम 1837 टू 1838 डिकेंस कंटिन्यूड हिज लिटरेरी सक्सेस विथ ओलिवर ट्विस्ट, द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन बॉयज एक्सपीरियंस विथ क्रिमिनल वर्ड ऑफ लंदन। क्रिमिनल वर्ड ऑफ लंदन यानी कि लंदन में जो क्रिमिनल वर्ड है उससे एक ऑर्फन बॉय कैसे सामना करता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने लिखा है अपने नॉवेल जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, और जो पब्लिश हुई थी 1837 से लेकर के 1838 तक। ठीक है, और फिर 1838 से 1839 तक उन्होंने निकोलस निकलबी नाम का अपना नॉवेल लिखा था, जिसमें उन्होंने यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल के जो आप कह सकते हैं जो टीचर्स हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो नेचर है अब्यूजिव नेचर, उसको इन्होंने एक्सपोज किया था अपने नॉवेल में। तो इनका निकोलस निकलबाई आया था 1838 से 1839 और ओलिवर ट्विस्ट आया था 1837 से 1838। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, तो इनके ये जो 2 नॉवेल्स थे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस रहे, लेकिन उसी के साथ साथ जो इनके अगले आने वाले 2 नॉवेल्स पब्लिश हुए, देखते हैं आगे। तो विक्टोरियन ऑडियंस मेड हिज नेक्स्ट बुक द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1840-1841 फिनोमिनली पॉपुलर, अबाउट 1 लाख कॉपीज़ वर सोल्ड इन अ वीक। यानी कि लगभग 1 लाख कॉपी सिर्फ एक हफ्ते में बिक गई थी इनकी जो अगली नॉवेल आई थी, जो इन्होंने 1840 से लिखना शुरू किया था, जिसका नाम था द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये बहुत ही फेमस इनकी कहानी रही और इस चीज़ ने इनको पीक पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, बट द ऑडियंस डिड नॉट टेक हिज नेक्स्ट 2 बुक्स एज द प्रीवियस वन। अगली जो 2 बुक्स आने वाली थी अब, उसको इनके ऑडियंस ने उतना सराहना नहीं किया उसका। जो इनका पहला बुक आया जिसका नाम था बनारबी रज, इनकी पहली हिस्टोरिकल नॉवेल थी जो कि 1814 पब्लिश हुई थी वो, और इसके बाद जो अगला इनका आया था वर्क मार्टिन सुजलविट, वो 1843 से 1844 में पब्लिश की गई थी वो। तो ये 2 कहानियाँ इनकी बहुत फेमस नहीं हुई और ये बुरी तरह पिट गई। फिर क्या होता है, ये पब्लिश कराते हैं अपना डॉम्बी एंड सन्स। ठीक है, 1846 में। अब 1846 का लाइफ टाइम इनका आ गया, 1846 से 1848 तक डॉम्बी एंड सन्स पब्लिश हुई थी। और इस जगह से इनकी जो मैच्योर वर्क्स हैं वो ऐसा लगने लगा था कि अब मैच्योर वर्क्स इनके सारे आने वाले हैं। इस जो नॉवेल है इसमें इन्होंने थीम पब्लिश किया या फिर थीम दिखाया है प्राइड का, एक स्टोरी के द्वारा, जो कि डॉम्बी की फैमिली है जो कि एक वेल्दी मर्चेंट की फैमिली है। ठीक है, उस वेल्दी मर्चेंट की फैमिली के थ्रू इन्होंने प्राइड का थीम दिखाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हिज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क डेविड कॉपरफील्ड, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल थी डेविड कॉपरफील्ड, जो कि 1849 से 1850 में लाई गई थी, पब्लिश कराई गई थी। ये शो करती है, एग्जामाइन करती है जो कॉपरफील्ड है इसका कैरेक्टर, उसके अर्ली हार्डशिप का और लेटर प्रोमिनेंस का। यानी कि स्टार्टिंग बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लास्ट में कैसे एक अच्छा इंसान बन जाता है उस बारे में ये कहानी दिखाती है। इन ब्लीक हाउस 1850 to 1853,
फिर उसके बाद क्या आता है इनका ब्लीक हाउस आता है जो कि 1852 से लेकर के 53 में पब्लिश होती है। ये एक जो विक्टोरियन एरा के जो चांसरी कोर्ट्स होते थे उनको एग्जामाइन करती है और उन पर अपना सैटारिकल व्यूज़ देती हैं। उसके बाद इनकी जो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है जिसका नाम है द हार्ड टाइम्स या हार्ड टाइम्स, जो कि 1854 में पब्लिश होती है। ये जो इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं और एजुकेशनल इश्यूज़ हैं विक्टोरियन एरा के, उसको डिस्क्राइब करती है। तो 1854 तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है लिटिल डॉरिट की, जो कि 1855 से पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी। तो 1855 में इन्होंने अपनी नावल पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था लिटिल डॉरिट। और जो स्कॉलर्स हैं वो इनको मानते हैं कि ये जो नावल था लिटिल डॉरिट, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट नावल था जो कि चार्ल्स डिकेंस ने अभी तक लिखे थे, और ये इनका 11वां नावल था, ठीक है, जो कि कब से कब पब्लिश हुआ, 1855 से 1857 में। In 1858, Dickens separated from his wife after some domestic troubles and begins his relationship with actress Ellen Tornath for the rest of his life. ये अपनी वाइफ से अलग हो गए, होगार्थ से, कैथरीन होगार्थ से अलग हो गए, और इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया उस टाइम के एक्ट्रेस, जो एक्ट्रेस थी थिएटर्स में काम करती थी, जिनका नाम था एलन टॉर्नाथ, ठीक है। तो ये उनके साथ अब जीवन भर रहने वाले थे। उसके बाद आती है इनकी दूसरी हिस्टोरिकल नावल जिसका नाम होता है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि पब्लिश हुई थी 1859 में। ये बात करती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और ये इसमें इस नावल में दो सिटीज़ की बात करते हैं, लंदन और पेरिस की, ठीक है। उसके बाद 1860 में इनकी बहुत ही फेमस एक नावल आती है जिसका नाम है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये करप्शन के थीम पर दिखाती है और ये बताती है जो उसमें पिप नाम का एक कैरेक्टर है उसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव की तरह यूज़ किया है इसमें, जो कि एक यंग मैन है और बहुत ही जेंटलमैन बनना चाहता है इन फ्यूचर। तो 1861 तक इनकी ये आ चुकी थी बुक। फिर जो इनका लास्ट कंप्लीटेड नावल था डिकेंस का, वो आया जिनका नाम था अवर म्यूचुअल फ्रेंड। ये इनकी लास्ट कंप्लीटेड नावल थी जो कि 1864 में आना शुरू हुई थी और 1865 तक आई थी। ये करप्टिंग पावर ऑफ मनी इस थीम पर बेस्ड है। और उनकी जो फाइनल नावल थी जिसका नाम था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो कि 1870 में आई थी लेकिन वो अनफिनिश्ड थी। अब वो चूँकि पूरी नहीं लिखी गई थी इसलिए जो कुछ क्रिटिक्स थे वो ऐसा मानते थे कि इसमें जो कैरेक्टर्स था उनकी साइकोलॉजी पर बात की गई है, और कुछ जो क्रिटिक्स थे वो ऐसा मानते हैं कि ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जो कि इनके द्वारा लिखी जा रही थी। मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर थी, यहाँ पर ट्रेलर लिखा हुआ है तो यहाँ पर थ्रिलर होगा, ठीक है। फिर लास्ट में एक पॉइंट बचता है जहाँ पर इनके देहांत हो जाती है। 9 जून 1870 को डिकेंस की मृत्यु हो जाती है एक स्ट्रोक की वजह से जब ये 58 साल के थे, और इनको बरी किया जाता है पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबी में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करते हैं आज की टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।